नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि पंजाब में अब घमासान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया है। कैप्टन बोले, पंजाब के हालातों पर पूरी नजर है, जल्द लूंगा बड़ा फैसला। अमरिंदर ने सिद्धू के इस्तीफे को ड्रामा करार दिया है और किसी और पार्टी से जुड़ने की तैयारी में सिद्धू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर सिद्धू पर निशाना साध दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने को एक नाटक करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की फिराक में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया है। बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बयान दिया है कि सिद्धू किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की फिराक में है और वो पंजाब के हालातों पर पूरी तरीके से उन्होंने नजर बनाई हुई है। और इस दौरान सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया है उसे एक बड़ा नाटक करार कर दिया गया है। और इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया है। सपा से गठबंधन पर अखिलेश यादव को अल्टीमेटम देते हुए शिवपाल ने यह बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि हमने सपा के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए। अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यशपाल सिंह ने आगे बताया है कि इटावा जिले कोऑपरेटिव बैंक में 32 साल तक अध्यक्ष पद पर काम करने के बाद कल इस्तीफा दिया था और आज उनके बेटे आदित्य यादव को निर्विरोध जिला सहकारी बैंक इटावा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आगे आपको बता दें कि शिवपाल सिंह ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अब समझौता हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो वो अन्य सेकुलर दलों के साथ मिलकर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो ओबीसी के साथ मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा है कि जब दो राजनीतिक दल मिलते हैं तो राजनीतिक की बातें होती हैं और ऐसे में प्रसपा प्रमुख ने घोषणा की है कि अब 12 अक्टूबर से प्रदेश भर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी, जिसका शुभारंभ वृंदावन मथुरा से किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यह यात्रा केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा रही है और अभी इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल के शामिल होने की चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है। बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की गई और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया है कि प्रियंका ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ स्थित अपने आवास कॉल हाउस में एक बैठक की है। साथ ही कुमार ने बताया कि इस दौरान प्रियंका ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के सिलसिले में विस्तार से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि भविष्य में पार्टी राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर रैलियां करेगी और बैठक में इस सिलसिले में भी कई चर्चाएं की गई। उन्होंने बताया कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में अपने दौरे के दौरान पार्टी के सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। गौरतलब है कि प्रियंका राज्य के अपने एक हफ्ते के दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंची थी और पार्टी की प्रदेश प्रभारी के तौर पर सक्रिय प्रियंका आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए रखी है। इस दौरान बूथ स्तर तक तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया जा रहा है। और कानपुर से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के सरकारी आवास का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन अपने सरकारी आवास में एक धर्मगुरु के साथ कथित तौर पर कुछ लोगों के साथ इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे बताते नजर आए।
बता दें कि वीडियो में इस्लामिक वक्ता वहां मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताने के साथ साथ कई कहानियां सुना रहे हैं। वो बताता है कि इस्लाम में बहन बेटियों को जलाया नहीं जाता। आगे बोलता है कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश और दुनिया को काम कर सकते हैं। ऐसे में आरोप है कि सीनियर IAS इफ्तिखारुद्दीन भी वहां बैठे लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुस्लिम वक्ता जब IAS के सरकारी आवास में पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त IAS इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठे नजर आए और वायरल वीडियो में इस्लामिक वक्ता दावा करते हैं कि पिछले दिनों पंजाब में एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी। अलबत्ता हम लोग जाते हैं, तबलीगी जमात करते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनसे कहा कि इस्लाम कबूल क्यों किया तुमने, जिस पर उन्होंने कहा कि बहन की मौत के कारण इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि जब उसको मरने पर जलाया तो कपड़ा जल गया, वो निर्वस्त्र हो गई। ये सब देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई। मैं वहां से निकल गया और फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी भी है, कल उसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसे ही जलाई जाएगी। फिर मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं, मुझे कबूल कर लेना चाहिए। ऐसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें जरिया बन रही हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मामला सरकार के संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो जांच जरूर की जाएगी और मामले को गंभीरता से भी लिया जाएगा। और इस मामले में अब मठ और मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने कहा है कि वीडियो को मैंने देखा है, इसमें हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारी अनगढ़ बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म के पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं। और गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और माथा टेककर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने गीतानगर मंडल में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और बीजेपी की उपलब्धियों को और योजनाओं का पत्रक बांटकर कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ऐसे में गोरखपुर के गीता प्रेस रोड स्थित कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को माता के दरबार में माथा टेका। इसके बाद वो गीतानगर मंडल में लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क के लिए भी निकल पड़े। जहां भी वो पहुंचे उनका लोगों ने स्वागत किया। गोरखपुर में भव्य स्वागत से अभिभूत होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस सवाल पर कि यूपी में 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने में देरी नहीं लगाई। और यूपी के बलिया जिले की रेवती थाना पुलिस ने एक तांत्रिक को 17 साल की लड़की को कथित रूप से अगवा करने और उसका रेप करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने जानकारी दी और पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक गांव का ही रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, वो उस किशोरी को जून के महीने में तांत्रिक ने अपहरण कर लिया और एक सूचना के आधार पर सोमवार को तांत्रिक जोग बाबा को बलिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही किशोरी को भी वहां से बरामद किया गया। यादव ने बताया है कि किशोरी का बयान कि वो प्रेतात्मा से मुक्ति के लिए तांत्रिक से मिली थी और तांत्रिक उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर दिल्ली और कोटा ले गया। उसके साथ तकरीबन 3 महीने तक रेप किया गया और पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी ने अपने पिता ने तांत्रिक के विरुद्ध गत 30 जून को अपहरण का मामला दर्ज कराया था। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने सोमवार को मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं को बढ़ा दिया है। और यूपी के बरेली जिले में एक खौफनाक मामला सामने आया है। एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर उसके बाद खुद भी जहर खाकर आज अपनी जान दे दी। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है।
बताते चले कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर आपको यहां पर यह बता दें कि दिल दहला देने वाली ये पूरी जो घटना है नवाबगंज के यासिन नगर की है, जहां आरोपी पति का नाम शरीफुद्दीन और उसकी पत्नी का नाम नफीसन बताया गया। बेटी का आरोप है कि उसके पिता ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी मां नफीसन की हत्या कर दी। रबिया ने बताया है कि उसका पिता पड़ोसियों के कहने पर नफीसन पर शक किया करता था और शक के चलते ही पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जहां पर शरीफुद्दीन अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, फौरन उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। पत्नी की हत्या के बाद शरीफुद्दीन ने खुद भी जहर खा लिया और मौत को गले लगा लिया। पुलिस उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और उत्तर प्रदेश में धर्म और मजहब के बंधन को तोड़ते हुए देवरिया की एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू एक लड़के के साथ शादी रचा ली है। बता दें, घर से भागकर इन दोनों ने ही शादी कर ली और इनका एक वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें वो थाना अध्यक्ष से ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि वो बालिग हैं और 7 साल से वो दोनों रिलेशन में थे। वीडियो में मर्जी से भागकर शादी करने की बात कही गई है। लड़की ये भी कहती नजर आई कि लड़के यानी उसके हस्बैंड ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लिहाजा इस मामले में किसी को टॉर्चर न किया जाए, उसके पति के घर वालों को परेशान न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी और थाना गौरी बाजार में आईपीसी की धारा 366 के तहत युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। प्रेमी युगल एक ही गांव का रहने वाला है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में फिलहाल जुट गई है। महंत नरेंद्र गिरी मामले में तेजी के साथ अब जांच की जा रही है। इस दौरान महंत की मौत के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। इस दौरान मंगलवार की सुबह 10 बजे से लेकर अब 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक सीबीआई आरोपी आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे। आरोपियों से पूछताछ के साथ ही सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल और बागंबरी गद्दी में लगे सीसीटीवी की डीवीआर का फुटेज भी हासिल कर लेगी। साथ ही उस फुटेज को खंगाला जाएगा। सीबीआई की कस्टडी अब रिमांड में आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी से 3 अलग अलग टीमें अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगी। सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसके साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल फोन और बागंबरी गद्दी में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी हासिल करेगी। इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को परमिशन भी दे दी है। इतना ही नहीं बल्कि सीबीआई महंत आनंद गिरी, अजय तिवारी और संदीप तिवारी के मोबाइल फोन का डेटा भी खंगालेगी। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रयागराज एसआईटी द्वारा घटनास्थल और आरोपियों के सील किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी कोर्ट ने खोलने के आदेश दे दिए हैं। तो यानी कि अब बीते 2 दिनों में सीबीआई बागंबरी गद्दी के मुआयने से लेकर घटना का नाट्य रूपांतरण तय कर चुकी है। मठ में मौजूदा प्रत्यादर्शियों से लेकर पुलिस को पहले सूचना देने वाले तक तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। महंत नरेंद्र गिरी से कैसे रिश्ते खराब हुए, क्यों रिश्ते खराब हुए, उसने महंत नरेंद्र गिरी से आखिरी बार बातचीत कब की थी और कब हुई थी आखिरी मुलाकात, आखिरी बार प्रयागराज या बागंबरी गद्दी कब आए थे वो, महंत नरेंद्र गिरी को क्यों लगा था कि कंप्यूटराइज्ड फोटो से उनको बदनाम किया जाने वाला है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खंगालने में सीबीआई जुट चुकी है और इनका तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के मेरठ में सोमवार को सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक युवक की बाइक का 16,000 का चालान काटे जाने को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा किया गया। बताते चले कि इस युवक का पूरा परिवार हंगामा करने पहुंचा और कैरोसिन हाथ में लेकर कमिश्नरी चौराहे पर आ धमका और आत्मदाह की धमकी देते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया। मवाना रोड के लालपाग निवासी अशोक के मुताबिक सोमवार को उसका बेटा रोहित अपनी बीमार मां मुकेश की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था। अशोक ने आरोप लगाया कि इसी दौरान सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने रोहित की बाइक को रोक लिया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने रोहित के साथ दबंगई दिखाते हुए बिना वजह उसका 16,000 का चालान काट दिया। इतना ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ने रोहित को एनकाउंटर की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। घटना से गुस्साए रोहित ने
अपने पिता को ये पूरी बात बताई, जिसके बाद पिता अशोक अपनी पत्नी मुकेश और बेटे रोहित के साथ मंगलवार को सुबह ही कमिश्नरी चौराहे पर पहुंच गया। पूरे परिवार ने हाथों में केरोसिन की बोतल लेकर जमकर हंगामा किया और साथ ही आत्मदाह करने की कोशिश भी शुरू कर दी। धमकी दी गई और इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हंगामा कर रहे लोगों के हाथों से केरोसिन की बोतल छीन ली। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने और हंगामा कर रहे लोगों पर और परिवार के सदस्यों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने में भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि सिविल लाइन सीओ देवेश सिंह ने बताया है कि धमाके की आवाज निकलने के चलते युवक की बुलेट बाइक का 3 दिन पहले ही चालान काटा गया था। उन्होंने युवक के चालान को लेकर भी बताया कि परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन पुलिस ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बंधक बनाकर 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया। बता दें कि आरोपियों की मदद एक महिला भी कर रही थी और पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब महिला समेत 4 अन्य की तलाश इस वक्त की जा रही है और जानकारी के मुताबिक पीड़िता कृष्णानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसके साथ 8 लोगों ने दरिंदगी की। और इसके बाद ही आपको बता दें कि पीड़िता के पिता रेलवे में हेड क्लर्क के पद से रिटायर हैं। पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता को कृष्णानगर से एक ऑटो चालक ने घर छोड़ने के बहाने उसे ऑटो में लिफ्ट दी और उसके बाद ऑटो में बिठाकर वो उसे कहीं बाहर ले गया, जिसके बाद आलमबाग रेलवे कॉलोनी ले जाकर 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। बताते चलें कि आरोपियों की मदद में एक महिला के शामिल होने की बात भी सामने आई है। पीड़िता का कहना है पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों के मुताबिक अब आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि पीड़िता के हाथ दुपट्टे से और रस्सी से बांध कर रख दिए गए और फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। हालांकि इस दौरान पीड़िता को पीटा भी गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अगली सुबह ही पीड़िता उठी और उसने थाना पहुंचकर सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर मामले में एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई।